हेलो स्टूडेंट, कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर और हिंदी की क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी फ़र्स्ट क्लास हो चुकी है और सेकंड क्लास हिंदी की आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको सभी इधर ध्यान देंगे। हमने जो स्टार्ट किया था इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था वर्णमाला। क्या था? वर्णमाला, जिसमें हमने आपको वर्णमाला को दो पार्ट में डिवाइड करा था, आपको पता हो तो। सबसे पहले हमने बताया था क्या? स्वर। फिर उसके बाद हमने बताया था स्वर के बाद व्यंजन। ठीक है जी। फिर हमने आपसे कहा था कि स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है, और व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है? 33 है। लेकिन इन पर कुछ बात नहीं हुई थी। ठीक है, हम सिर्फ स्वर पर ही बात कर रहे थे और स्वर पर हमने आगे बढ़े थे। स्वर की संख्या जो मानी थी वो कितनी मानी थी? 11 मानी थी। मैंने कहा था कि कुल जो स्वर हैं वो हमारे पास कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, 11 सोन। उसके बाद स्वरों का हमने किया था क्या? वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण बताया था हमने कैसे है? निम्न प्रकार से। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर 1, ठीक है, उसके बाद में नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ा था हमने मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान रखना ये मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद में फिर सेकंड पढ़ा था हमने होठों की स्थिति। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर कब पढ़ा था हमने? जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है भैया, तो देखो ये जो आपका मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये अलग अलग प्रकार से कर रखा है। कैसे कैसे है वो अभी ध्यान देंगे आप सभी। मैंने आपको बताया था कि जो मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 टाइप से है, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद में होठों की स्थिति के आधार पर वो 2 प्रकार से किया गया है, 1, 2। उसके बाद में अगर जीभ की स्थिति के आधार पर बात करें तो जीभ की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है। उसके बाद में अगर हम स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो वो भैया 5 प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया है? 5 प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे जो हम मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने, आपने अगर कोई बच्चा न्यू जुड़ा है इस क्लास में, जो हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है, इसमें अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो पुरानी वाली जो हमारी वीडियो है वो ज़रूर देख ले।
ठीक है, जो हमारी क्लास फर्स्ट के नाम से है वर्णमाला की वीडियो, ठीक है, उसे ज़रूर देख ले। ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस देख रहे हैं इसके बारे में, फिर समझ में अच्छे से आएगा आपको। तो देखो, मात्रा के आधार पर जो हमने पढ़ा था वो 3 प्रकार से पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं, बस बता रहा हूँ मैंने बताया था ह्रस्व स्वर, उसके बाद में दीर्घ स्वर और उसके बाद में प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनकी 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जिनकी 2 मात्रा होती हैं, और आपका फिर होता है प्लुत स्वर जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाया था होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वो कितने प्रकार से हुआ है? 2 प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे होठों की स्थिति पे 2 प्रकार से है। कैसे है 2 प्रकार से? एक तो है हमारा विव्रत और एक होता है क्या, बताइए? अविव्रत। ठीक है, या कह सकते हैं व्रताकार या अव्रताकार। जिन स्वरों को बोलते समय, समझ लेना ये बात, जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठ व्रत का आकार ले लेते हैं उनको हम व्रताकार होठ बोलते हैं, और जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठ व्रत का आकार नहीं लेते हैं उनको हम अव्रतमुखी कहते हैं। दोबारा से समझ लो एक बार, देखो यहाँ एक तो थे आपके व्रतमुखी और एक थे अव्रतमुखी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, पुरानी वीडियो आप देख लेंगे। फिर उसके बाद में जीभ की स्थिति के आधार पर भी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। हमारी जो जीभ है वो 3 भागों में बांटा था, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इन पे भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अब जो चलने वाला है, देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी बात पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम क्या, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, कैसे होगा वो ध्यान से समझेंगे। ये व्यंजनों पे जो बात करेंगे वो आगे करेंगे, लेकिन अभी बस हम यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो हमारी जो स्वर तंत्री हैं, सबसे पहले आप मेरे साथ एक टेबल सी बनाते रहेंगे, क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाएगा, वरना चीज़ें डिफाइन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। आप मेरे साथ टेबल बनाते रहेंगे जिससे कि बहुत आसानी होगी आगे निकालने में। यहाँ एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे साथ बस ये टेबल क्लियर कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम कै वर्ग, इसको बोलेंगे हम छः वर्ग, इसको बोलेंगे हम टै वर्ग, इसको बोलेंगे हम तय वर्ग, इसको बोलेंगे हम पै वर्ग। ठीक है भैया। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें उच्चारण की, एक होता है आपका कंठ है, एक होता है तालव्य, एक होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य, एक होता है आपका दंत, एक होता है आपका ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ठीक है भैया। ये आप नोट करते रहेंगे जिससे कि आपको एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम कंठ की बात करें, कंठ में ए
लिखो ए आ ए और ए। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तालब्य में आपका ई, उसके बाद लिखेंगे आप ए। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें मूर्धन्य में लिखेंगे आप लोग ऋषि को। ठीक है। फिर आप लिखेंगे आप दंते, या आप दंते में आपका कोई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है दंते में। फिर हम अगर बात करें ओष्ठ, तो ओष्ठ में लिखेंगे आप लोग ओ ऊ। ठीक है भैया, ये आप नोट करेंगे। लेकिन उसके बाद आप क्या समझेंगे, जैसे आपका ए है, क्या है यहाँ ए। एक तो ये ए है और एक क्या है आपका ए है। इन दोनों को जो कहा गया है वो क्या बोला गया है, वो बोला गया है आपका कंठ तालव्य। क्या बोला है? कंठ तालव्य। उसके बाद में अगर हम बात करें ओ, इन दोनों को क्या कहा गया है? कंठ्योष्ठ कहा गया है। क्या कहा गया है? कंठ्योष्ठ। ठीक है भैया, एक बार नोट करते रहेंगे, अभी बस नोट कर लो, बाकी सारी चीज़ें याद कराएंगे हम। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, ठीक है भैया, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ध्यान रखेंगे। नोट करो एक बार। देखो अभी ध्यान देंगे, यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे बनता है। हम पढ़ रहे हैं आपका जो सेकंड जो वीडियो है, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वो कितनी प्रकार से किया है? 5 प्रकार से। सबसे पहले अगर हमने इन्हें बांटा है, जैसे आपका कै, चे, टे, ते, पे, हमारे पास जो स्वर तंत्री होती है ना वो 5 होती हैं। लेकिन बच्चे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो 5 स्वर तंत्री हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, मान लो हमने ये वाला बता दिया और आप स्वर तंत्रियों के बारे में नहीं जानते हैं तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सभी प्रैक्टिकली मेरे साथ करेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? देखो अगर हम स्वर तंत्री की बात करें तो सबसे पहले जो कंठ होगा आपका कंठ, ठीक है, जो यहाँ कंठ लिखा है ना, वो आपका जो कंठ से जो ध्वनि निकलेगी उसे हम कंठ कहेंगे। जैसे ये हमारा क्या है? कंठ है। कंठ के बाद फिर तुरंत क्या लिखा है? तालव्य। तो जो तालव्य होगा वो हमारे जो मुंह के अंदर कौन सा भाग होगा जिसे हम तालव्य कहेंगे। ठीक है, हमारे जो मुंह हैं उसके जो ऊपर एक छत्सी है। ठीक है, आप अपनी जीभ घुमा के देखेंगे तो क्या है? छत्सी है। उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे? तालव्य। अभी और चीज़ समझ में आएंगी, लेकिन अभी बस इतना मान लो जो मैं बता रहा हूँ। जो हमारा कंठ है इसको तो हम अब कंठ ही कहेंगे, लेकिन हमारे मुंह की जो छत्सी है उसके बीच वाला जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? तालव्य। ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद में फिर हमारा क्या आता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य हम किसको मानेंगे? हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं, उनके जो मसूड़े होंगे उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे दांत हैं, ठीक है, जो मसूड़ों में टच हैं ऊपर वालों में, ठीक है, मसूड़ों में दांत लगे हुए हैं, मसूड़ों को प्लस दांत को, जिस वर्ण को बोलते समय हमारे मसूड़ों प्लस हमारे दांत को स्पर्श करेंगे
उनको हम दंते कहेंगे। और जिन वर्णों को बोलते समय हमारे होठ एक दूसरे से क्या होंगे, स्पर्श होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ओष्ठ कहेंगे। अब सुन लो दोबारा से, ध्यान से समझेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय, सुनेंगे कंठ से, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी ध्वनि कंठ से निकलेगी उनको हम क्या कहेंगे, कंठ है। जैसे हमने बोला ए, तो जैसे हम ए बोलते हैं तो ए बोलते समय जो हमारी स्वर तंत्रिय कौन सी, कंठ, तो वहाँ से हवा निकलती है, इसीलिए हमने ए, आ, ए इन सभी को बोलते समय हमारी जो स्वरतंत्री कंठ है यहाँ से हमारी हवा निकलती है, इसीलिए हमने ए, आ, ए और ए इन चारों को क्या कहा है, कंठे कहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर आगे चलेंगे। देखो अगर हम बात करें किसकी, तालव्य की, तो मैंने बताया था कि हमारे मुंह के जो छत्सी है, जैसे आप जीभ घुमाएंगे ऊपर को तो ऊपर छत्सी है ना, उसके जस्ट बीच वाला भाग उसे क्या कहेंगे, तालव्य। तो अब इस पे कैसे क्वेश्चन देखो या पता कैसे चलेगा। जिन स्वरों को बोलते समय हमारी जीभ का, जैसे हमने बोला क्या, ई, हमारी जीभ का बीच वाला भाग और तुरंत किस पे लग जाए, तालू पे लग जाए। कहाँ लग जाए, तालू पे लग जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तालव्य। जैसे बोलो ई, हमारी जीभ का जो मध्य भाग है तुरंत तालू पे स्पर्श करता है, इसीलिए हमने ई, ए, इन सभी को क्या बोला है, तालव्य बोला है। समझ में आ रही बात, बताओ, समझ में आ रही तो चलो ठीक है। और देखो अगर हम ऋषि बोलते हैं, ऋषि, तो ऋषि को बोलते समय हमारी जो जीभ है उसका जो अगला वाला भाग है वो ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों को स्पर्श करेगा। बहुत छोटा छोटा अंतर है, आप ये चीज़ें एक बार प्रैक्टिकली करेंगे अपने रूम में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ इन्हें प्रैक्टिकली करें, ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगी ऐसे ही। इसी प्रकार अगर हम दंत की बात करें तो इसमें कोई वर्ण नहीं डाला हुआ है तो आप भी नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर हम ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ जो कहलाएंगे, देखो जिन स्वरों को बोलते समय, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेंशन नहीं की जाएगी। अगर हम लोग ओष्ठ बोलते हैं तो ओष्ठ को कैसे करेंगे, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे होठ की स्थिति, जैसे मान लो ओ बोलो, ओ ऊ, तो क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। कैसे हो जाती है, गोलाकार। तो होठों की स्थिति बदलती है ना, इसी प्रकार इनको क्या बोला है, ओष्ठ बोला है। क्योंकि मान लो अगर आपको ओ बोलना है या ओ बोलना है या ऊ बोलना है या ऊ बोलना है तो हमारे जो होठ हैं वो तुरंत गोलाकार हो जाते हैं, इसीलिए इनको हमने क्या कहा है, ओष्ठ कहा है। वरना आप लोग होठों को बंद करो या और किसी तरह से कर सकते हैं, तो क्या आप ओ बोल सकते हैं या ऊ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें और कहीं नहीं डाल सकते, इनको हमने कहाँ डाल रखा है, ओष्ठ में। तो आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन सकता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ओष्ठ नहीं है, 2 3 ये दे देगा, एक यहाँ से दे देगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये तीनों किस में आएंगे, ओष्ठ में आएंगे, और ये किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात है। अगर यहाँ तक इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं। देखो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे आपका ये ए है और ये ए है, ए और ए इन दोनों को कंठ तालव्य कहा गया है। क्या बोला है, कंठ तालव्य। तो जब कंठ तालव्य कहा गया है तो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ अगर हम बात करें ए को तो क्या कहा गया है, कंठे भी कहा गया है। अगर हम बात करें ए को तो क्या कहा है, तालव्य भी कहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंठ तालव्य है, जैसे ऑप्शन दे दे ए, बी, सी और डी, पूछे कि बताइए कंठ तालव्य कौन सा है। ऑप्शन दे दे आपका ए और ए, ऑप्शन दे दे आपको ई और ए, और ऑप्शन दे दे आपका एक ए, और ऑप्शन दे दे आपका ए ओ। बताइए कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कंठ तालव्य है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य। इसी प्रकार आप इसे ध्यान रखेंगे, इसको हमने कहाँ डाल रखा है, कंठोष्ठ। इसे कंठ से भी बोला गया है और होष्ठ से भी बोला गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कंठोष्ठ। क्योंकि देखो ध्यान रखेंगे आप, कोई डाउट, इतनी बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है अगर इतना बात समझ रहे हैं तो।
उसके बाद देखो सबसे पहले जो मैंने इसमें आपको पढ़ाया था वो पहली क्लास में, वो यहाँ तक बात कर चुके थे हम इस पर, ठीक है। इसके बाद में आज जो हमने बात की हैं वो इस पे बात करी हैं। ये आपका क्या है, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हमने 5 प्रकार से बताया था। जैसे आपका एक ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ठीक है। इसको हम कै वर्ग बोलते हैं, इसको चै वर्ग बोलते हैं, यहाँ पे इसको टै वर्ग बोल रहे हैं, इसे तै वर्ग, इसे पै वर्ग, ठीक है। तो जो आपके कंठ हैं, जो कंठ से बोलेंगे वो ये वाले वर्ण कहलाएंगे, जो तालव्य से बोलेंगे वो ये वाले वर्ण कहलाएंगे, जो मूर्धन्य से बोलेगा वो ये कहलाएगा। दंते में कोई है ही नहीं। उसके बाद में ओष्ठ में आपके ये 4 हैं, ठीक है। और कहे आपसे कंठ तालव्य कौन सा है, तो ये दोनों वर्ण कहलाएंगे, कंठ तालव्य। और आपसे कंठ्योष्ठ कहे तो कंठ्योष्ठ में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली वो यही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि स्वरों की संख्या कितनी माननी है, 11 माननी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बात। अब जो हमारी आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी व्यंजनों पर, ठीक है। यहाँ हमने 11 स्वरों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अब अगली जो वीडियो होगी वो व्यंजन पर होगी और व्यंजनों को भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, हिंदी में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है, आगे भी ऐसे ही। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।